हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे कहानी लाल पान की बेगम, जिसकी लेखिका फणीश्वर नाथ रेणु हैं। यह कहानी क्लास 9 की पुस्तक गोधुली से ली गई है। इस कहानी के जो कैरेक्टर आए वो हैं बिरजू, बिरजू की माँ, बिरजू की बहन चंपिया और पड़ोसन की मखनी फुआ। इन लोगों के बीच आपस में क्या बातचीत हुई ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। मखनी फुआ ने अपनी जीभ पोपले मुंह के होठों को एक ओर मोड़कर ऐंठती हुई निकाली। अरे हा हा, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना आ। यानी पोपले मुंह यानी बिना दांत के मुंह से ऐसी आवाज़ निकलती है। तो ये कौन निकाली? मखनी फुआ। जंगी की पतोह बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, यानी तेज आवाज़ में बोलती है, फुआ सर्वे शीतल मिट्टी, यानी सर्वे सेटलमेंट। ये अपनी भाषा में क्या कहती है? सर्वे शीतल मिट्टी के हाकिम के बासा पर यानी उसके रहने की जगह पर, डेरा पर यदि तू भी भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना वंग पाट होता, यानी जूट होता। जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। ऐसा कौन कह रही है? जंगी की पुतोह। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोह की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। यानी वो तेज बोल रही थी, इसलिए आवाज़ कहाँ तक पहुँच गई? बिरजू की माँ के आंगन तक। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोलकर निकाला, लेकिन मन ममूस कर रह गई। मन ममूस कर रह जाना यानी कि अपनी बातों को दबा लेना। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके, क्योंकि गोबर की ढेरी में ढेला फेंकने पे गोबर खुद को ही पड़ेगा। इसलिए वो वह जवाब खोजी थी, लेकिन उसे दबा करके रख ली। जीभ के झाले को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी। जीभ के झाल को गले में उतार कर यानी कि जो उसे आया था जवाब, उसे ना दे करके अपनी बेटी चंपिया को क्या दी? आवाज़ दी, चंपिया आज लौटे तो तेरी मुंडी मरोड़कर चूल्हे में झोंकती हूँ। यानी चंपिया यहाँ नहीं है। कहाँ गई हुई है? सहुआइन दुकानदारनी के यहाँ गई हुई है छोबा गुड़ लाने के लिए। तो कह रही है कि आज लौटे तो मुंडी मरोड़ कर किस में डालती हूँ? चूल्हे में। दिन दिन बेचाल होती जाती है, यानी बिना चाल का, मतलब कि कुछ करना कुछ है और कर कुछ और रही है। गांव में तो अब ठेठर वैस्कोप के गीत गाने वाली पतुरिया पुतोह सब आने लगी है। पतुरिया यानी कि नाचने वाली, ऐसी पुतोह अब गांव में आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी, तो उसके पास जाकर के क्या सीख रही होगी? गाना सीख रही होगी, बाजे न मुरलिया हर जाई अरी चंपिया। जंगी की पुतोह ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाल ली और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती? दिन दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक कर जलती है। ये कौन बोल रही है? जंगी की पुतोह। और किस पे ऐसा बयान कर रही है? लाल पान की बेगम पर। ये बिरजू की माँ को कह रही है क्या? लाल पान की बेगम बसती है। और यह क्या कर रही है? जो बेगम है बिजली की बत्ती की तरह भक कर जलती है। ऐसा किसके बारे में कर रही है? बिरजू की माँ के बारे में। भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। यानी जो पानी भरने आई थी नीम के पास जो कुआं था, वहाँ पे और भी औरतें आई थी, वो सब क्या पड़ी? हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। दंत पंक्तियाँ यानी फुआ के दांत तो थे नहीं, तो जो कुछ टूटा फूटा दांत था उसके बीच से ऐसी गाली निकाली, क्या? शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। बहुत उसको
ये लगा, उसकी आंखों पे लगा जैसे कि कोई तेज रोशनी डाल दिया। भकभक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। जलनडाही यानी जो ईर्ष्या करती है, ऐसी औरतें। चंपिया के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़े के टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझ को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएगी। यानी कि जो बिरजू की माँ कह रही है कि बहुत ईर्ष्या करने वाली औरतें यहाँ पे हो गई हैं और सब मेरे जूट को देख करके और धान जो खेत में लगा हुआ है उसे देख करके सब जल करके क्या हो जाएगी, भूरता हो जाएगी, यानी राख हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी, हट जाई। फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। क्योंकि बिरजू की माँ क्या थी, चंपिया पे गुस्सा थी और उसको लग रहा था मैं काम करने के लिए कुछ और भेजी हूँ और ये कुछ और कर रही है, तो ऐसा अपनी बेटी को डांटती है। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की कि उसकी बात जंगी की झोपड़ी तक साफ साफ पहुँच गई होगी। यानी कि उससे लगा कि जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे तेज तेज अपनी बेटी को कह करके जो मैं बोल रही हूँ वो ज़रूर उसकी जंगी की पुतोह तक ये बात पहुँच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूल कर उठ खड़ा हुआ। यानी बिरजू जो मार शकरकंद के बदले मार खा करके सोया हुआ था वो उठ खड़ा हुआ और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले क्या दिया उसे, तमाचे। ए मैया एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहटी फैलाई, यानी कि हाथ की हथेली फैलाई। दे न मैया, एक रत्ती भर, यानी थोड़ी सी भी। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ, पिछवाड़े में जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुँह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। यानी कि शकरकंद किस लिए उबाला गया था, मीठी रोटी बनाने के लिए, और गुड़ भी आया था उसे बनाने के लिए ही। 10 साल की चंपिया जानती थी शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियाँ देगी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके, यानी कि अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करके, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं, कौन कहता है, खुशामद करके बिरजू कि मैं भी शकरकंद छीलूं। नहीं, माँ ने झिड़की दी, यानी माँ ने उसे क्या किया, डांटा। एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में, यानी कि एक तो छिलेगा और 3 खा जाएगा। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। गांव में ऐसा होता है कि एक दूसरे के यहाँ बर्तन भी क्या करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे लेन देन करते हैं। मुंह लटकाकर आंगन में निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट में माँ की ओर देखा। यानी चंपिया के जो बाल थे वो कैसे थे, झबरे घुंघराले बाल थे,
तो माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा, यानी चंपिया उसको शकरकंद अपने भाई को दे ही देती है। सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी, ये कह रही है कौन? बिरजू की माँ की। सूरज डूब गया, शाम हो गया, अभी तक गाड़ी, और यानी कि वो सोच रहे कि अरे गाड़ी अभी तक आया नहीं है। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोला में किसी ने गाड़ी नहीं दिया मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली के मियाँजान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। यानी किसी एक टोली जो थी उसने गाड़ी नहीं दिया, तो वो बोले, उसके पिताजी बोले कि दूसरे मलदहिया टोली के मियाँजान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमान उतर गई घोड़े से अचानक। जब अपने गांव के लोगों की आँख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँजान की गाड़ी का क्या भरोसा। यानी कि अपने टोले से उसे गाड़ी नहीं मिली तो लगा कि अरे अब दूसरी टोली से क्या भरोसा, न 3 में न 13 में क्या होगा शकरकंद छीलकर। यानी अब तो हम कहीं के नहीं रहे, जब गाड़ी ही नहीं आई तो शकरकंद छील करके क्या करेंगे, यानी मीठी रोटी बना करके क्या करेंगे, जब डांस ही नहीं देखने जाएंगे, नाच जो बलरामपुर में होने वाला था उसे देखने ही नहीं जाएंगे तो गाड़ी ही नहीं आएगी। ऐसा सोच रही है बिरजू की माँ। रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा, अपने पति के बारे में कह रही है, मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच, पैदल जाने वाले सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होगी। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधाकर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। यानी कि उसको जो बिरजू को बोली थी कड़ाही लाने के लिए, तो वो कड़ाही को पलट करके और उसको टोपी बना लेता है और कहता है कि मारने पे 10 लाठी मारने पे भी कुछ नहीं होगा, ये है मिलिट्री टोपी। तो आज कहानी को यहीं तक रखते हैं, आगे पढ़ेंगे बाद में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।